गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था आवेश की चर्चा कर ली थी, अपन आवेश की विधियों की चर्चा कर ली थी और आवेश के मात्रक की चर्चा कर ली थी। इन तीनों चीज़ों की अपन चर्चा कर चुके थे, आवेश और आवेश की विधियाँ, आवेश के मात्रक। आज जो अपन चर्चा करने जा रहे हैं, आज के जो लेक्चर में, आज के वीडियो में जो अपन चर्चा करने जा रहे हैं, वो चर्चा अपन करेंगे आवेश के गुणधर्म की। आवेश के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेश के गुणधर्म की चर्चा करें उसको पहले अपन एक चार्ट से पहले सिंपल शब्दों में देख लेते हैं और उसके बाद में हर एक गुणधर्म को अपन अलग अलग डिटेल में पढ़ें। सबसे पहले जो आवेश का गुणधर्म है, आवेश में आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि समान आवेश, सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्लस प्लस माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, माइनस प्लस और प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आवेश का जो दूसरा गुणधर्म है वो है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का तीसरा गुणधर्म आवेशों की योज्यता। आवेश का चौथा जो गुणधर्म है आवेशों की निश्चरता। पांचवा जो गुणधर्म है, आवेश एक संरक्षित राशि है। और पांचवी जो अपन चर्चा करेंगे या टॉपिक के रूप में चर्चा करेंगे, आवेश और द्रव्यमान की तुलना, जिसको अपन टॉपिक के रूप में भी देखेंगे और गुणधर्म के रूप में भी देखेंगे। तो इस प्रकार से आवेश के गुणधर्मों में, यानी आवेश के मुख्यतः 6 गुणधर्म लिए हैं अपन ने। आकर्षण, प्रतिकर्षण, आवेश का क्वांटीकरण, आवेशों की योज्यता, आवेशों की निश्चरता, आवेश एक संरक्षित राशि है और आवेश की फिर द्रव्यमान के साथ तुलना करेंगे। तो अपन सबसे पहले आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण लेते हैं। आकर्षण और प्रतिकर्षण में क्या होता है कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। इस प्रयोग में क्या होता है कि अपन एक धनावेशित कांच की छड़ ले लेते हैं। इस धनावेशित कांच की छड़ के पास में अपन कोई दूसरी धनावेशित कांच की छड़ लेकर आते हैं। कोई दूसरी धनावेशित कांच की छड़ लेकर आते हैं। जब इन दोनों को पास पास में लाया जाता है तो इन दोनों के बीच में ये दोनों छड़ एक दूसरे से दूर दूर हटती हैं, यानी इन दोनों छड़ों के बीच में प्रतिकर्षण पाया जाता है। तो अपन इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दूसरा अगर अपन प्रयोग करें तो जब कांच की छड़ के पास, ये अपनी कांच की छड़ जिसके ऊपर धनावेश है, और एक एबोनेट की छड़ लेकर आते हैं जिसके ऊपर ऋणावेश होता है। जब इनको पास पास में लाया जाता है तो इन दोनों के बीच में पाया जाता है आकर्षण। मैं नाम भी लिख देता हूं इनके। ये अपने पास कांच की छड़ है, ये भी अपने पास कांच की छड़ है, ये अपने पास कांच की छड़, और ये है अपने पास एम्बर की छड़, या जिसको अपन अंबर भी बोलते हैं जनरली, अंबर की छड़। तो यहाँ से सीधा सीधा स्पष्ट हो रहा है कि जब कांच की छड़ को कांच की छड़ के पास में लाया जाता है, जिस दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को दूर दूर करती हैं, यानी इनमें प्रतिकर्षण पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार जब कांच की छड़ को एम्बर की छड़ के पास में लाया जाता है तो इन दोनों के बीच में आकर्षण पाया जाता है, यानी ये दोनों छड़ होते हैं वो एक दूसरे के पास पास आने की कोशिश करते हैं। तो आवेश का जो पहला गुणधर्म है कि आवेश में आकर्षण और प्रतिकर्षण पाया जाता है, इससे यही स्पष्ट होता है कि जो समान आवेश होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और विपरीत आवेश होंगे वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये अपना आवेश का पहला गुणधर्म था जिसको अपन ने देखा था, आकर्षण और प्रतिकर्षण। अब अपन बात करते हैं आवेश के दूसरे गुणधर्म की।
आवेश का क्वांटीकरण, जो कि एक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आवेश का क्वांटीकरण, देखो यहां पर अपने लिए जो नया शब्द है वो है क्वांटीकरण। और क्वांटीकरण का मतलब होता है पूर्ण संख्या के रूप में आवेश का क्वांटा, पूर्ण संख्या के रूप में आवेश का क्वांटा। और आवेश का जो क्वांटा होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। ये अपने को बताया था मिलीकन ने। आवेश का जो क्वांटा होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, और मिलीकन नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में अपने को बताया था। अपने को ये पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक उसी प्रकार प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, प्लस 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। न्यूट्रॉन उदासीन होता है जिसके ऊपर चार्ज होता है 0। तो मैंने तुम्हें क्वांटीकरण का मतलब बताया है कि पूर्ण संख्या के रूप में आवेश का क्वांटा। इस आवेश के क्वांटीकरण का मतलब ये होता है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर आवेश का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होता है वो पूर्ण संख्या के रूप में होगा। और किसकी पूर्ण संख्या के रूप में होगा? इलेक्ट्रॉन के आवेश की पूर्ण संख्या के रूप में। यानी एक वस्तु से जब भी किसी दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो वो ऐसा नहीं है कि आधा इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गया, कभी आधा इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं होगा, बल्कि एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 2 3 4 5 डैश 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 है। यानी पूर्ण संख्या के रूप में एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। और इस आवेश के क्वांटीकरण को रिप्रेजेंट किया जाता है Q = ±NE। यहां पर N पूर्णांक संख्या है और E इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ये भी ध्यान रखना है तुम्हें कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के ऊपर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा इक्वल होता है, और उसकी वैल्यू 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम और इसकी वैल्यू 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो अपन ने आवेश के क्वांटीकरण के बारे में यही ध्यान में रखना है कि आवेश का जो स्थानांतरण होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, जिसको अपन आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q = ±NE। इसी से रिलेटेड अपन यदि, जैसे मैं तुम्हें इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊं कि क्या किसी वस्तु पर, क्वेश्चन है अपना, क्या किसी वस्तु पर 4.8 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम आवेश स्थानांतरित हो सकता है? देखते हैं अपन। अपने को Q की वैल्यू दे रखी है 4.8 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। E की वैल्यू अपन जानते हैं 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। फॉर्मूला अपने को पता है Q =±NE होता है। तो यहाँ से यदि N की वैल्यू निकालें तो Q/E, N = आ जाएगा अपने पास 4.8 गुणा 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 10⁻⁻19। 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 पॉइंट से पॉइंट भी गया, और ये अपने पास आंसर आए 3। इसका मतलब 3 है वो पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर है। तो अपन ये कह सकते हैं कि हाँ, इसका जो आंसर होगा वो आएगा हाँ, कि किसी भी वस्तु पर 4.8 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम आवेश स्थानांतरित हो सकता है, और उसको स्थानांतरण में एक वस्तु से दूसरी वस्तु से इलेक्ट्रॉनों का जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 3 होगी। दूसरा क्वेश्चन, यदि यहाँ पर 4.8 की जगह ये आ जाता कि क्या किसी वस्तु पर 4.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम स्थानांतरित हो सकता है? तो देखते हैं Q बराबर, या सीधे मैं N बराबर निकाल दूँ 4.2 गुणा 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 10⁻⁻19 पॉइंट से पॉइंट। तो यहाँ पर N = 2.6 के समथिंग आता है, जो कि एक पूर्णांक संख्या नहीं है। और पूर्णांक संख्या नहीं है, इंटीजर नंबर नहीं है, इसका मतलब किसी वस्तु पर 4.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम आवेश स्थानांतरित नहीं हो सकता है, और किसी वस्तु पर 4.8 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम आवेश स्थानांतरित हो सकता है।
इसी से रिलेटेड यदि मैं तुम्हें आगे बताऊं, क्वांटीकरण से रिलेटेड ही आगे चलें अपन, तो एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू ZE। किसी भी नाभिक पर आवेश का मान इस फॉर्मूले से ज्ञात किया जाता है, Q बराबर ZE, जहां Z परमाणु क्रमांक और E अभी बताया तुम्हें 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। तो अगर एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आ जाए 7n14 नाभिक पर, देखो शब्द नाभिक इंपॉर्टेंट है कि किस चीज़ पर पूछ रहा है, वो नाभिक पर पूछ रहा है, 7n14 नाभिक पर आवेश। तो अपने पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू ZE। तो Q इज इक्वल्स टू, यहाँ पर Z इज इक्वल्स टू 7, तो 7 इंटू E की वैल्यू रखें 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम, तो Q इज इक्वल्स टू आएगा अपने पास 11.2 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इस प्रकार से अपन इसी फॉर्मूले के हिसाब से किसके ऊपर, किसी भी नाभिक के ऊपर आवेश की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला, यदि किसी आयन या परमाणु के ऊपर अपने को आवेश ज्ञात करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू P माइनस N इंटू E। किसी भी परमाणु या आयन की बात की जाए तो उसके ऊपर आवेश निकालने का जो फॉर्मूला है वो है Q इज इक्वल्स टू P माइनस N इंटू E, जहाँ P प्रोटॉन की संख्या और N है न्यूट्रॉन की संख्या नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना है N इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E जो है वो पता है अपने को 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ध्यान रहे यदि P इज ग्रेटर देन N होगा तो वस्तु धनावेशित होगी, यानी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। यदि P इज लेस देन N है तो वस्तु नेगेटिव होगी, यानी उसके ऊपर ऋणावेश होगा, और यदि P इज इक्वल्स टू N है तो वस्तु उदासीन होगी। तो आवेश के क्वांटीकरण में ये महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है और ये तीनों फॉर्मूले भी ध्यान रखने हैं। तीनों फॉर्मूले में वापस यहाँ लिख रहा हूँ, Q बराबर प्लस माइनस NE, Q बराबर ZE, Q बराबर P माइनस N इंटू E। तो आवेश का दूसरा गुणधर्म, पहला गुणधर्म अपन ने आकर्षण प्रतिकर्षण देखा था, दूसरा गुणधर्म अपन ने आवेश का क्वांटीकरण देखा है। अब अपन चर्चा करते हैं आवेश के तीसरे गुणधर्म की। आवेश का तीसरा जो गुणधर्म है वो है आवेशों की योज्यता, या इसको ये भी बोल सकते हैं आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। और अध्यारोपण और योज्यता इनका मतलब है योग से, इनका मतलब होता है योग से। ये तीसरा जो गुणधर्म है वो क्या कहता है, जैसे अपने पास कोई निकाय है, कोई भी बॉडी है, कोई निकाय है, इसके अंदर बहुत सारे आवेश पड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पर प्लस 7 कूलम पड़ा हुआ है, यहाँ पर माइनस का 8 कूलम पड़ा हुआ है, यहाँ पर प्लस का 11 कूलम पड़ा हुआ है, यहाँ पर माइनस का 19 कूलम पड़ा हुआ है, यहाँ पर प्लस का 20 कूलम पड़ा हुआ है, यहाँ पर माइनस का 10 कूलम पड़ा हुआ है। तो इस वस्तु का कुल आवेश क्या होगा? तो आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि यदि किसी वस्तु के अंदर, ध्यान से सुन लेना, यदि किसी वस्तु के अंदर 2 या 2 से अधिक आवेश उपस्थित हैं तो उस वस्तु के ऊपर कुल आवेश का मान सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। इट मीन्स Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश 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 Qn। यदि इसको अपन समीशन के रूप में लिखें तो Q इज इक्वल्स टू समीशन I इज इक्वल्स टू 1 to n QI। समझ गए होंगे अध्यारोपण का सिद्धांत कि किसी वस्तु के अंदर 2 या 2 से अधिक आवेश उपस्थित हैं तो उस वस्तु का जो कुल द्रव्यमान होगा उस वस्तु में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। जैसे अपन ने ये एग्जांपल लिया था, एक वस्तु ली थी, इसके अंदर बहुत सारे आवेश थे। अब यदि इस वस्तु का कुल अपन आवेश निकालना चाहें तो Q इज इक्वल्स टू क्या होगा अपने पास, प्लस 7 कूलम माइनस 8 कूलम प्लस 11 कूलम माइनस 19 कूलम प्लस 20 कूलम माइनस 10 कूलम।
पहले प्लस वालों को ऐड कर लो, तो 7, 11 और 7 18, 18 और 20 38, यानी Q बराबर आ गया अपने पास प्लस का 38। नेगेटिव चार्ज 8, 19 और 8 27, 27 और 10 37, तो माइनस का आ गया अपने पास 37। तो Q इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास 1 कूलम। तो इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं कि किसी वस्तु के ऊपर कुल आवेश का मान कितना होगा यदि किसी वस्तु के अंदर 2 या 2 से अधिक आवेश उपस्थित है। तो ये था अपना आवेशों की योज्यता, आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत, आवेश का तीसरा गुणधर्म। आगे अपन अगर चलें आवेश के चौथे गुणधर्म पर, आवेशों का चौथा गुणधर्म मैंने तुम्हें बताया, आवेश एक निश्चल राशि, निश्चल राशि। देखो आवेश एक निश्चल राशि है, यहां पर फिर अपने पास एक नया शब्द आ रहा है निश्चल। निश्चल का मतलब होता है वेग के साथ अपरिवर्तित, यानी इसका मतलब ये हो गया कि जब अपन किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं तो उस आवेश के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सिंपल से अगर मैं तुम्हें बताऊं कि Q विराम बराबर होता है Q गतिक, यानी गतिशील। यदि किसी विराम द्रव्यमान को अपन गति करवा के दूसरे स्थान पर ले जाएं तो उसके अंदर आवेश के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, निश्चल एक नया शब्द है। निश्चल का मतलब होता है वेग के साथ अपरिवर्तित। वेग के साथ अपरिवर्तित का मतलब जब किसी एक वस्तु को, जब किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाएंगे तो उसके आवेश के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान रखना, द्रव्यमान निश्चल राशि नहीं है, द्रव्यमान निश्चल राशि नहीं है, क्योंकि अपने को पता है कि जो द्रव्यमान होता है वो वेग के साथ अपरिवर्तित नहीं रहता है, वेग के साथ बदल जाता है। सिंपल इसको अपन एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जब अपन छत से कूदते हैं तो अपने को अपना जो द्रव्यमान होता है वो थोड़ा कम दिखाई देता है। इसका मतलब ये हो गया, कम प्रतीत होता है, कम महसूस होता है। इसका मतलब ये हो गया कि द्रव्यमान वेग के साथ बदलता है, लेकिन आवेश वेग के साथ कभी नहीं बदलता है। आवेश एक निश्चल राशि है, द्रव्यमान निश्चल राशि नहीं है। विराम द्रव्यमान, विराम आवेश का जो मान है वो गतिक आवेश के मान के हमेशा बराबर होता है। नेक्स्ट अपन पांचवें गुणधर्म पर चलें। पांचवा जो गुणधर्म है, आवेश एक संरक्षी राशि है। संरक्षी का मतलब ये हो गया कि आवेश को न तो नष्ट कर सकते हैं, न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो किया क्या जा सकता है? किया यह जा सकता है कि आवेश जो होता है वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में स्थानांतरित होता है। इसको अपन एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। इस आवेश संरक्षण में एक घटना होती है, युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन में क्या होता है कि अपने पास गामा फोटोन होता है जिसको 2.01 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से अधिक एनर्जी पर, से अधिक ऊर्जा पर ये क्या हो जाता है, विखंडित हो जाता है। ये गामा फोटोन विखंडित हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन बनाता है और इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण पॉजिट्रॉन बनाता है। ये इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण होता है पॉजिट्रॉन, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। ये जो पॉजिट्रॉन होता है वो प्रतिकरण होता है। अब यदि इसमें अपने को पता है कि गामा फोटोन के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो Q = 0 होती है। इधर अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो माइनस का E होता है और इसके ऊपर पॉजिट्रॉन के ऊपर चार्ज होगा वो प्लस का E होगा। यदि दोनों को ऐड किया जाए तो 0, तो Q = 0 और यहाँ पर भी Q = 0। इसका मतलब आवेश संरक्षित है। तो ये युग्म उत्पादन की एक घटना होती है जिसमें गामा फोटोन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या है, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण होता है जिसके ऊपर चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के
विपरीत होता है। ठीक उसी प्रकार एक और भी घटना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है ये वापस मिलकर गामा विकिरण बनाते हैं और ऊर्जा मुक्त करते हैं। ये वाली जो इक्वेशन है ये शून्यीकरण कहलाती है, शून्यीकरण की घटना। यहाँ पर गामा फोटोन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में डिवाइड हो रहा था और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलकर वापस गामा विकिरण बना रहे हैं और साथ में कुछ एनर्जी मुक्त कर रहे हैं। इस वाली जो घटना है उसको अपन पेयर प्रोडक्शन युग्म उत्पादन बोलते हैं और इस वाली जो घटना है ये जीरोथ इवेंट होती है, शून्यीकरण की घटना होती है। यहाँ पर फिर अपन अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -e प्लस पॉजिट्रॉन पर चार्ज +e इज इक्वल्स टू फोटोन पर चार्ज 0 होता है। तो यहाँ पर फोटोन पर चार्ज 0, तो यहाँ पर Q बराबर 0 और यहाँ पर भी Q बराबर 0, यानी इसमें भी आवेश संरक्षित है। यानी अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद में दोनों स्थितियों में आवेश की वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पर आवेश क्या है, संरक्षित है। एक और जैसे अपन रेडियो एक्टिव तत्वों में देखते हैं, एक और इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, थर्ड जो एग्जांपल दूं, तो 92 यूरेनियम 235 ये जब विघटित होता है, जब इसको एनर्जी दी जाती है, न्यूट्रॉन दिए जाते हैं, तो ये जब विघटित होता है तो ये 90 थोरियम 234 प्लस 2He4 में टूट जाता है। यहाँ पर चार्ज है 52 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 90 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी Q इज इक्वल्स टू 92 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी Q इज इक्वल्स टू 92 इलेक्ट्रॉन। यानी अभिक्रिया से पहले भी जो चार्ज था वो 92 इलेक्ट्रॉन्स और अभिक्रिया के बाद में भी जो चार्ज है वो 92 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इसको अपन 1.6 इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1.6 गुणा 10 की पावर -19 से। तो अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद में ये रेडियो एक्टिव तत्वों की अभिक्रिया होती है। रेडियो एक्टिव तत्व वे होते हैं जो खुद अपने आप विघटित होते हैं, जिनको थोड़ी सी एनर्जी दी जाती है। और यहाँ पर गामा फोटोन युग्म उत्पादन, यहाँ पर ये शून्यीकरण की घटना, गामा फोटोन होता है वो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन वापस गामा फोटोन का निर्माण करते हैं। तो ये तो अपन ने बात की है आवेश के गुणधर्म की। इसके अलावा आवेश का अगर छठे गुण एक और गुणधर्म अपन देखें, आवेश का एक और सबसे महत्वपूर्ण गुणधर्म है नंबर 6 कि जो स्थिर आवेश होते हैं, स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। जिनको इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक उसी प्रकार गतिशील आवेश हैं, वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो ये भी आवेश का एक गुणधर्म है कि जो स्थिर आवेश होते हैं वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जिसको अपन चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। गतिशील आवेश होते हैं जिनकी अपन धारा विद्युत की, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थिर आवेश और एक गतिक आवेश। तो जो स्थिर आवेश होता है वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ध्यान रहे, स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि गतिशील आवेश होता है वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। इसके बाद में ये तो आवेश के कुछ गुणधर्म हो गए। मैं पहले बता चुका हूं कि आवेश एक अदिश राशि होती है। ये आवेश के गुणधर्म। अब एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा मैं यहाँ पर। एक है आवेश, जो मैंने कहा था कि तुम्हें आवेश और द्रव्यमान की तुलना करके अपन बताएंगे। एक तरफ लिखता हूँ मैं आवेश, एक तरफ लिखता हूँ मैं द्रव्यमान। आवेशों के अंदर अपन को पता है कि आकर्षण, जैसा कि पहला गुणधर्म था आकर्षण और प्रतिकर्षण, दोनों बल पाए जाते हैं। आकर्षण बल भी पाया जाता है, प्रतिकर्षण बल भी पाया जाता है। लेकिन द्रव्यमानों के अंदर
11वीं क्लास में अपन गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ते हैं जो दो द्रव्यमानों के बीच में लगता है, यानी केवल आकर्षण बल लगता है, पहला। दूसरा, आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। द्रव्यमान क्वांटीकृत राशि नहीं है, क्योंकि मार्केट से अपन आधा किलो चीनी भी ला सकते हैं, आधा किलो सब्जी भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन दुकान से अपन आधा पाव और ये आवेश नहीं लाया जा सकता, बल्कि आवेश का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में स्थानांतरण होता है। तीसरी अपन बात करें, आवेश एक निश्चल राशि, लेकिन द्रव्यमान निश्चल राशि, द्रव्यमान निश्चल राशि नहीं है। तीसरी, ये इन में समानता भी है। अगर आवेश और द्रव्यमान में समानता पूछी जाए तो तुम ये बता सकते हो, अंतर अगर पूछा जाए, माफ कीजिएगा, अंतर पूछा जाए तो आकर्षण और प्रतिकर्षण आवेशों में पाया जाता है, द्रव्यमान में केवल आकर्षण पाया जाता है। आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, लेकिन द्रव्यमान क्वांटीकृत राशि नहीं है। आवेश एक निश्चल राशि है, लेकिन द्रव्यमान निश्चल राशि नहीं है। इनमें कुछ समानताएं भी पाई जाती हैं। आवेश में योज्यता का गुण पाया जाता है, द्रव्यमान में भी योज्यता का गुण पाया जाता है। ऐसी एक और इनमें समानता है, आवेश संरक्षी राशि है, द्रव्यमान भी संरक्षी राशि है, संरक्षी है और ये भी संरक्षी है। द्रव्यमान जो होता है वो आइंस्टीन के सूत्र के अनुसार E बराबर mc² के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित होता है और ऊर्जा द्रव्यमान में परिवर्तित होती रहती है। इसके अलावा द्रव्यमान आवेश अदिश है और द्रव्यमान भी एक अदिश राशि है। महत्वपूर्ण जो फैक्टर है, वो समझने वाला फैक्टर है, वो यहाँ पर ये फैक्टर है कि द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं है, लेकिन आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व है। इस बात को अपन ऐसे समझ सकते हैं, जैसे किसी वस्तु के पास, ए वस्तु के पास 20 इलेक्ट्रॉन थे, बी वस्तु के पास 10 इलेक्ट्रॉन थे। ए ने 10 इलेक्ट्रॉन बी को दे दिए, तो ए के पास 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, बी के पास 20 इलेक्ट्रॉन। तो ए में इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, तो इसके चूंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10⁻31 kg, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस ए के अंदर 10 गुणा 9.1 गुणा 10⁻31 kg द्रव्यमान की कमी हो गई है। लेकिन कुछ कण ऐसे भी होते हैं, जैसे मैं कहूं कि न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के ऊपर आवेश क्या होता है? शून्य होता है। फोटोन है, उसके ऊपर आवेश और द्रव्यमान दोनों ही शून्य होता है। लेकिन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, लेकिन इसके ऊपर आवेश नहीं होता है। अतः अपन ये कह सकते हैं कि द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं है, लेकिन आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व है, क्योंकि न्यूट्रॉन है, उसके अंदर आवेश नहीं है, लेकिन उसका द्रव्यमान होता है। और यदि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, अगर अपने से ये पूछा जाए कि क्या एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, तो उसका सीधा उत्तर होगा होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है 10⁻31 kg एक बहुत ही सूक्ष्म राशि है। तो अपन होता है, लेकिन नगण्य होता है। बाकी अपन चर्चा कल करते हैं।